हेलो स्टूडेंट, आज हम पिछले क्लास में हमने F3 के डीएलएड के फर्स्ट ईयर के पेपर F3 के यूनिट 5 का नवाचार लाने में शिक्षा की भूमिका की चर्चा की। इसके अंतर्गत हमने शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियां, न्यू टेक्निक इन एजुकेशन के बारे में इन पॉइंट्स पे चर्चा किया था, जैसे सहायक साधनों के रूप में नवीन उपकरणों का प्रयोग। इसके अंतर्गत चित्र, श्यामपट्ट, मॉडल, वृत्तचित्र, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और दूरदर्शन के प्रयोग के बारे में जाना था कि शिक्षा में इनका क्या क्या प्रयोग है। चित्र के माध्यम से जैसे कि विषय को आसानी से बच्चों में, छोटे बच्चों से उनको समझाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। श्यामपट्ट जो है वो हमारा पारंपरिक शिक्षा का साधन है। उसके बाद है मॉडल। मॉडल द्वारा हम और आसानी से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उनको दिखा के बच्चों को ज्यादा दिन तक वो चीजें समझ में रह सकती हैं। उसके बाद है वृत्त चलचित्र, जिन्हें प्रोजेक्टर की सहायता से हम सिखा सकते हैं। उसके बाद रेडियो है, रेडियो में प्रसारण के माध्यम से बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद टेप रिकॉर्डर के माध्यम से पहले के कार्यक्रमों को या आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके फिर उसको बाद में सुना जा सकता है। दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। इस प्रकार इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आगे हमारा अगला जो पॉइंट है वो शिक्षण कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में कक्षा कक्ष तक शिक्षक की इतनी टेक्निक आ गई है, इतनी तकनीकियां आ गई है कि सचमुच कक्षा कक्ष तक ही सीमित नहीं है शिक्षा। प्राचीन काल में शिक्षा जो थी गुरुकुल में जाके प्रकृति के प्रांगण में ली जाती थी, जो इतनी प्रभावशाली होती, हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। वेद, पुराण, क्या कहते हैं कि आयुर्वेद, संगीत, प्रत्येक चीज की शिक्षा जो है वह प्रकृति के प्रांगण में दी जाती थी, प्रकृति के बीच दी जाती थी और वह अत्यंत प्रभावशाली शिक्षा होती थी। तो आज के समय में भी धीरे धीरे जो समय बदला तो क्या हुआ कि उसके अंतर्गत शिक्षा जो है वह एक रूम के अंदर या एक सुविधा, समय के साथ साथ कक्षा कक्ष में शिक्षा देना अधिक सुविधाजनक माना जाने लगा। आज शिक्षा की यह अवधारणा बदलने लगी है। आज शिक्षा केवल विद्यालय की चारदीवारी में सीमित नहीं है और अब ये भी हो गया है कि कई माध्यमों से शिक्षा दी जाने लगी है। अब इसमें आयु का भी कोई महत्व नहीं रह गया। किसी भी आयु में हम कई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो अब इन शिक्षा के रूपों को इन बिंदुओं के माध्यम से हम आज इस पे चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं के माध्यम से इनके बारे में हम जानेंगे। तो शिक्षण कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत आता है पहला पत्राचार शिक्षा। पत्राचार शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वायुमंडलीय शिक्षा। वायुमंडलीय शिक्षा वो होती है जो गांव में बच्चे होते हैं, जो रूरल एरिया में जो बच्चे होते हैं, वो उनके पास शिक्षा का कोई साधन नहीं होता है, तो उनको प्रसारण के माध्यम से, रेडियो से प्रसारण के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह वायुमंडलीय शिक्षा के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है उन्मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा। उन्मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा, तो इसमें क्या होता है कि पत्राचार के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसमें आयु का प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें मूल शिक्षा की योग्यता भी नहीं कि आप इस चीज को पढ़ेंगे उसके बाद इसको पढ़ सकते हैं, इस टाइप का भी कोई बंधन नहीं होता है। यह जो है वह उन्मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा है, यह पत्राचार कोर्स होता है। उसके बाद आता है स्वतंत्र अध्ययन प्रणाली। स्वतंत्र अध्ययन प्रणाली, तो इस प्रकार की शिक्षा जो पढ़ाते समय कोई शिक्षक उनकी सहायता नहीं करता। इसमें बच्चे अपने खुद के केवल वो सामग्री के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा। शिक्षण कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत अभी पत्राचार शिक्षा पे चर्चा की गई। अब हम आते हैं दूरस्थ शिक्षा, या इसी के अंतर्गत ये इसका दूसरा पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा वह है जो बच्चे वंचित हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिनके पास शिक्षा का कोई साधन नहीं है। उनको
शिक्षा जो है वह आवश्यकता के अनुसार उनको सारी सामग्री प्रदान की जाती है और वह उनके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत इन्हें विद्यालय में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वे केवल रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद वह सामग्री विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें उपलब्ध कराई जाती है और वह परीक्षा देने केवल वहां जाते हैं। यह दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होता है। अब ये पहला पॉइंट हो गया, सहायक साधनों के रूप में नवीन उपकरणों का प्रयोग। दूसरा हो गया, शिक्षण कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं है, वो इन पॉइंट के माध्यम से हमने डिफाइन किया। अब तीसरा जो आता है वह है शिक्षा क्षेत्र की व्यापकता। शिक्षा क्षेत्र की व्यापकता क्या है? तो आधुनिक युग में शिक्षा में काफी बदलाव आया है और शिक्षा का निरंतर विकास हो रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में यह दो नवीन क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। क्या क्या? तो पर्यावरण शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा क्या है? तो पर्यावरण उसे कहते हैं जो जीव को चारों ओर से घेरे रहते हैं। कैसे? तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? तो मैदान, सूर्यताप, पर्वत, धरातल, जलवायु, वनस्पति, भौतिक पदार्थ एवं प्राकृतिक संसाधन, खनिज उत्पादन इत्यादि। इन चीजों से हम घिरे होते हैं। तो वह जो है वह पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब हम सीखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता होती है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका पहला उद्देश्य है कि पर्यावरण सुधार में सहभागी होना। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो आज, हालांकि पर्यावरण का दुरुपयोग तो आज भी हो रहा है, शिक्षित लोगों के द्वारा भी हो रहा है, लेकिन पर्यावरणीय शिक्षा का मेन मकसद है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे वह उसमें उसको बचाने में अपनी सहभागिता दे सकें। दूसरा है समाज में पर्यावरण के प्रति जागृति उत्पन्न करना। अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जानते हैं तो हम अन्य समाज में अन्य लोगों को भी उसके बारे में जागृत करें। उसके बाद आता है समाज में पर्यावरण का ज्ञान फैलाना। यह इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण का ज्ञान, लोगों को पर्यावरण की, जैसे कि हम बाहर में शौच करना, ऐसा ऐसा बहुत सारे रूरल एरिया में बच्चों को लोगों को पर्यावरण के बारे में ज्ञान नहीं है। तो उन ज्ञान को, जो शिक्षित लोग जो ज्ञान को जानते हैं कि ये चीज गलत है, पर्यावरण के लिए सही नहीं है, तो उस ज्ञान को हर जगह फैलाना, यह आता है आपको, इसका तीसरा उद्देश्य हो जाता है। चौथा इसका उद्देश्य है कि नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, राजनैतिक और परिस्थिति के अनुसार निर्भरता का तथा उसके प्रति चिंता का विकास करना। निर्भरता का बोध तथा चिंता का विकास। निर्भरता का बोध ये बताना कि हम प्रकृति पर किस तरह निर्भर हैं, और अगर प्रकृति में किसी तरह का हानि होती है प्रकृति को, तो उससे हमको क्या क्या हानियां होंगी, इस चीज के बारे में लोगों को बताना। उसके बाद और भी इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। पर्यावरण तथा उसमें सुधार लाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का मूल्यांकन करना और उसकी क्षमता भी विकसित करना। मूल्यांकन करना कि हम जाने कि हमने जो ज्ञान दिया है या लोगों में कहां तक वो पहुंचा है और लोग कहां तक उसके बारे में जागरूक हुए हैं। तो इन चीजों को भी जानना जरूरी है। इसका मूल्यांकन करना पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसके अतिरिक्त व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों को पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु कौशलों से युक्त करना। कौशलों मतलब उनको टेक्निक बताना। जो व्यक्ति तथा सामाजिक समूह है, समाज का एक समूह बना होता है जिससे मुखिया, उसके और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो सामाजिक समूह, पारिवारिक, मतलब उन लोगों को बताना टेक्निक कि हम पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से कर सकेंगे। तो इस तरह समाज में पर्यावरण शिक्षा को जोड़ा गया है, जो हमारे आज के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सबको पता है कि आज के समय में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या की विकराल बढ़ती हुई समस्या। बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या।
130 करोड़ आज हमारी जनसंख्या हो गई है। उसको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के उपाय और इस शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। तरह तरह के उपायों को जानने के लिए इस शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। और यह भी है कि इतनी विकराल जनसंख्या होने के बावजूद आज भी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और उस वृद्धि के अनेक दुष्प्रभावों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। हमें अनेक प्रकार के दिक्कतों का सामना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए जनमानस का ध्यान इस ओर आकर्षित करना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से जनसंख्या शिक्षा का महत्व अत्यंत है। जनसंख्या के बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे या हमारे अशिक्षित जो समाज है वह नहीं जानेगा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण अशिक्षा भी है। जनसंख्या की इतनी विकराल गति से बढ़ने का एक कारण अशिक्षा बहुत बड़े कारण है। तो जब तक ये जनसंख्या शिक्षा हम जन जन तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ये विकराल होता जाएगा, ये गति बढ़ती जाएगी, जो एक बार जनसंख्या विस्फोट का रूप ले लेती है। तो इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए जनसंख्या शिक्षा का एक बहुत बड़ा शैक्षिक महत्व है। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत इस अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थी को में इसके प्रति विवेकपूर्ण, उत्तरदायित्व पूर्ण दृष्टि एवं व्यवहार का विकास करना है। जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत मतलब विद्यार्थी के विवेकपूर्ण उत्तरदायित्व, मतलब वो शिक्षित, वो समझे कि इस समाज में उसकी क्या भागीदारी है, इस जनसंख्या वृद्धि को वह किस माध्यम से रोक सकता है या उसमें उसकी क्या, रोकने में उसकी क्या भागीदारी। उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टि सिर्फ अपने तक या अपने परिवार तक सीमित न रहे, उसका उत्तरदायित्व यह होना चाहिए कि वह समाज में भी इस बात को ऐसे ढंग से रखे, इतने प्रभावपूर्ण से कि और भी लोग प्रभावित हों और इस चीज को अपनाएं और उसको ऐसे व्यवहार को परिष्कृत करना कि जिससे लोग उससे प्रभाव में आके और इस चीज पर उनका ध्यान आकर्षित हो। जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है जनसंख्या के आधारभूत सिद्धांतों को समझना। आधारभूत सिद्धांत जो उसके है ग्रास रूट से, मतलब क्यों, इसका कारण क्या है, उसको समझना। तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारणों के बारे में सोचना, सीखना। क्यों तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके बारे में सीखना। इसके लिए ये जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। विश्व कल्याण के प्रति, सिर्फ अपने कल्याण या समाज के कल्याण नहीं, विश्व कल्याण के प्रति इसका ये उद्देश्य जनसंख्या शिक्षा का कि विश्व के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को समझा जाए कि अगर एक देश में जनसंख्या विस्फोट होगा तो उसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा, पूरे वातावरण, पूरे वायु, पूरे मतलब ब्रह्मांड पे पड़ेगा। इस चीज को समझना, तो जन कल्याण और विश्व कल्याण की भावना को अपने अंदर विकसित करना और तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को जानना कि जो यह इतनी गति से जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका हमारे जीवन पर, हमारे समाज पे या इस सृष्टि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने नवाचार लाने में शिक्षा की क्या भूमिका थी, इस पर चर्चा की। इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से हमने इस बारे में अपनी बताया, भिन्न भिन्न ढंग से इन्हें मैंने डिफाइन किया। थैंक यू।